अगर आपके घर पर या आपके किसी सगे संबंधी के घर पर एसआईआर का नोटिस आया है और अब आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाके वहाँ दिखाने हैं या सबमिट करने हैं, तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एसआईआर का नोटिस आखिर क्यों आया है आपके घर। अगर आया भी है तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाके वहाँ पे दिखाने हैं, सबमिट करने हैं, जमा करने हैं। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, साथ में बेल आइकन भी दबा दो ताकि ऐसी ही नॉलेज की वीडियो आपको मिलती रहे। अब आप यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जो एसआईआर का नोटिस है वो कुछ इस तरह का होता है। सबसे ऊपर यहाँ पे नोटिस संख्या मिल जाएगी और इस साइड में यहाँ पे क्यूआर कोड मिल जाएगा। इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करेंगे तो आपका डिटेल जो है वो पूरा ओपन हो जाएगा। और यहाँ इस साइड में यहाँ पे आप निर्वाचक का नाम मिल जाएगा। यहाँ पे निर्वाचक फोटो पहचान पत्र संख्या मिल जाएगी। यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र की संख्या का नाम और संख्या मिल जाएगी। यहाँ पे भाग संख्या मिल जाएगी। यहाँ पे क्रम संख्या मिल जाएगी। यहाँ पे पता मिल जाएगा और नीचे यहाँ पे लिखा हुआ होगा किस कारण से आपका एसआईआर नोटिस आया हुआ, उसका रीजन यहाँ लिखा होगा। चलिए मैं आपको थोड़ा पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ सबसे पहले, आपके विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचक नामावली का विशेष प्रगण पुनरीक्षण एसआईआर का कार्य चलाया जा रहा है। आपका विधिवत हस्ताक्षरित गणना प्रपत्र प्राप्त हो गया है। जांच के बाद यह पाया गया है कि आपने अपने या अपने रिश्तेदारों से संबंधित यह विवरण नहीं भरा है, जिसके आधार पर आपको या आपके रिश्तेदारों को पिछले विशेष प्रगण पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान तैयार की गई निर्वाचक नामावली में एक पंजीकृत निर्वाचक के रूप में स्थापित किया जा सके। यानी कहने का मतलब ये है, पूरे प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया चलाई जा रही थी। उस समय जो बीएलओ घर घर जाके एसआईआर का गणना प्रपत्र फॉर्म दे रहे थे, भर के हमें जमा करना होता था और हमने वो एसआईआर गणना प्रपत्र फॉर्म यानी इन्विटेशन फॉर्म फिल करके जमा भी कर दिया था। पर उसमें कुछ गलतियां की है हमने, कुछ त्रुटि थी, इसकी वजह से एसआईआर का नोटिस आया हुआ है। उसमें हमने अपने या अपने माता पिता के संबंधित कुछ जानकारियां हमने नहीं दी थी, इसकी वजह से ये गणना प्रपत्र का जो नोटिस आया हुआ है। और कब किसी किसी केस में ये भी हुआ है कि हमने जो जानकारी माता पिता की और अपने रिश्तेदारों की जानकारी उसमें दी थी, अपनी जानकारी भी करेक्ट दी थी, पर वो कुछ मैच नहीं हुआ है, उसकी वजह से ये नोटिस आया हुआ है। अब बात कर लेते हैं इसमें नोटिस की जो मेन पॉइंट होता है। यहाँ पे सबसे नीचे आपको एक डेट मिल जाएगी, यानी इस डेट को आपको वहाँ पर नोटिस का जवाब देना है और यहाँ पे उस समय मिल जाएगा, इस समय के बीच में आपको नोटिस का जवाब देना है। और कहाँ पे जाना है, कहाँ पे नोटिस का जवाब देना है, वहाँ पे जो एड्रेस होता है ना, वो यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। जो एड्रेस है यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे आपका डेट मिल जाएगा, किस डेट को आपको जाना है। यहाँ पे समय मिल जाएगा, किस समय से कितने समय के बीच में जाना है, और यहाँ पे उस स्थान का नाम मिल जाएगा। आपको इस समय और इस स्थान पे जाके अपने नोटिस का जवाब देना होगा, यानी कि आपको जो नोटिस आया हुआ उसके जो कागजात मांगे गए हैं वो कागज़ आपको वहाँ ले जाके जमा करना होगा। और नीचे यहाँ पे एक मोबाइल नंबर मिल जाता है, जो मोबाइल नंबर आपके बीएलओ साहब का होता है, जो आपके क्षेत्र के बीएलओ होंगे उनका मोबाइल नंबर मिल जाता है। अगर आपको इससे संबंधित कोई जानकारी लेना हो तो ये बीएलओ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और ये जानकारी ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ ले जाके सबमिट करना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किस व्यक्ति को कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, यदि 1/7/2087 से पहले भारत में जन्म हुआ हो, यानी कि जिन लोगों का जन्म 1/7/1987 से पहले हुआ है और उनका वोटर लिस्ट 2002-2003 की वोटर लिस्ट में नाम है, तो उनको कोई भी डॉक्यूमेंट ले जाने की ज़रूरत नहीं है। उनको सिर्फ वही डॉक्यूमेंट ले जाना है, यानी 2002-2003 की जो एसआईआर की वोटर लिस्ट है, उस एसआईआर की वोटर लिस्ट की पहले पेज की फ़ोटोकॉपी और जहाँ पे उनका नाम है उस जगह की फ़ोटोकॉपी उस पेज की ले जाके वहाँ जमा कर देना है और उनको बताना है कि हमारा नाम और हमारा नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है। तो आपको कोई डॉक्यूमेंट ले जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको 2003 की वोटर लिस्ट ले जाके वहाँ पे जमा करना है। और दूसरा केस ये आता है कि 1/7/1987 से पहले अगर आपका जन्म हुआ है और आपका जो वोटर लिस्ट एसआईआर वोटर लिस्ट 2002-2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है, तो आपको एक डॉक्यूमेंट ले जाना है। वो डॉक्यूमेंट कौन सा ले जाना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है, जन्म तिथि का और पते के आधार पर वो डॉक्यूमेंट ले जाना है। और दूसरा केस यहाँ पे आ जाता है, यदि 1/7/1987 और 2/12/2004 के बीच जन्म आपका भारत में ही हुआ है, आपका जन्म हुआ है, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं।
इस केस में आपको एक अपना स्वयं का डॉक्यूमेंट ले जाना है, दूसरा एक डॉक्यूमेंट कोई माता पिता का ले जाना है। यानी कि अगर आपका जन्म 1/7/1987 और 2/12/2004 के बीच में हुआ है तो आपको 2 डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। एक तो स्वयं का डॉक्यूमेंट ले जाना है और दूसरा एक मम्मी या पापा का, अपने माता पिता का एक डॉक्यूमेंट ले जाना है। और तीसरा केस जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा आता है, जो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तीसरा केस ये है कि 2/12/2004 के बाद जिन लोगों का जन्म हुआ है उन लोगों को 3 डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। एक तो अपना स्वयं का डॉक्यूमेंट ले जाना है, दूसरा अपने मम्मी और पापा का डॉक्यूमेंट ले जाना है, या अपने रिश्तेदारों में से किसी का डॉक्यूमेंट ले जा सकते हैं, 3 डॉक्यूमेंट। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट ले जाने हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। यहाँ पे 13 डॉक्यूमेंट दिए गए हैं ऑलरेडी, पहले से ही भारत सरकार ने यहाँ पे 13 डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराए हैं। उनमें से पहला डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, किसी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम में नियमित कर्मचारी पेंशन भोगी को जारी कोई पहचान पत्र या पेंशन भुगतान का आदेश। यानी कि वो व्यक्ति जो किसी सरकारी पोस्ट में या कर्मचारी था और वो उसका कोई आईडी कार्ड बना होता है, जो सरकारी आदमी होते हैं कार्य करने वाले, उनका कोई आईडी प्रूफ होता है, वो आईडी प्रूफ ले जाके जमा कर सकते हैं, या उनका जो पेंशन का जो पत्र आता है, लेटर पत्र आता है पेंशन का भोगी का, वो ले जाके जमा कर सकते हैं। और दूसरा डॉक्यूमेंट कौन सा है यहाँ पे देखिए, भारत में सरकार, स्थानीय प्राधिकरणों, बैंक, डाकघर, LIC, सार्वजनिक उपक्रम द्वारा 1/7/1987 से पहले जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र या प्रमाण पत्र अभिलेख, यानी कि बैंक की पासबुक, डाकघर की पासबुक, LIC का कोई दस्तावेज जो 1/7/1987 से पहले का जारी किया गया हो, वो आप वहाँ ले जाके दिखा सकते हैं। और तीसरा डॉक्यूमेंट यहाँ पे है सक्षम प्राधिकरण द्वारा जन्म प्रमाण पत्र, यानी आपको जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो दे सकते हैं। अब जो चौथा डॉक्यूमेंट है वो, अगर आपके पास पासपोर्ट है, अगर आप तो आप पासपोर्ट आप दे सकते हैं, ये भी मान्य है। पांचवा डॉक्यूमेंट है किसी भी विद्यालय द्वारा हाई स्कूल का मार्कशीट या सर्टिफिकेट है तो आप वो भी दे सकते हैं। अगर आपके पास हाई स्कूल मार्कशीट का प्रमाण पत्र है तो आप वो भी दे सकते हैं। छठवें नंबर पे आता है स्थायी निवास प्रमाण पत्र, अगर आपके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र है तो आप वो भी दे सकते हैं, वो भी मान्य है। सातवें नंबर पे आता है वन अधिकार प्रमाण पत्र, अगर आपके पास वन अधिकार प्रमाण पत्र है तो आप वो भी दे सकते हैं। आठवें नंबर पे आ जाता है SC ST OBC जाति प्रमाण पत्र, अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है, जाति प्रमाण पत्र अवेलेबल है तो आप वो भी दे सकते हैं, ये भी मान्य है। 9वें नंबर पे आता है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, ये क्या होता है, ये जहाँ पे NRC लागू हुआ है, जिन जिन स्टेटों में, अगर NRC के समेत अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो आप वो भी दे सकते हैं। 10वें नंबर पे आता है परिवार रजिस्टर की नकल, ये ग्रामीण क्षेत्रों का सबसे ज़्यादा विश्वसनीय डॉक्यूमेंट है, ये सभी के पास आसानी से मिल भी जाता है। ये परिवार रजिस्टर की नकल जो है ये आपके ग्राम पंचायत अधिकारी यानी सेक्रेटरी द्वारा बनाया जाता है, ये आसानी से उपलब्ध भी हो जाएगा और आप इसे लगा सकते हैं। और अब जो 11वें नंबर पे डॉक्यूमेंट आता है वो भूमि मकान आवंटन प्रमाण पत्र, अगर आपके पास भूमि मकान संबंधित कोई आवंटन या पट्टा का डॉक्यूमेंट है, पट्टे का डॉक्यूमेंट है तो वो भी आप दे सकते हैं, वो भी मान्य है। जैसे कि अगर आपके घर की कोई घरौनी है तो वो भी मान्य है, अगर आपकी जमीन का कोई पट्टे के कागज हैं, भू अभिलेख, वो भी दे सकते हैं, वो भी मान्य है। और 12वें नंबर पे आ जाता है आधार कार्ड, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो वो भी आप लगा सकते हैं, पर आधार कार्ड वही लोग लगा सकते हैं जिनका वोटर लिस्ट 2002-2003 की वोटर लिस्ट में नाम है, तो वही आधार कार्ड लगा सकते हैं, उन्हीं के लिए मान्य है। और 13वें नंबर पे आ जाता है लास्ट के आखिरी में, यहाँ पे लिखा हुआ दिनांक 1/7/2025 के संदर्भ में बिहार विशेष प्रगण पुनरीक्षण SIR के निर्वाचक नामावली का अंश। अब ये क्या होता है इसे समझ लेते हैं। जैसे आप यहाँ निवास कर रहे हैं और आपके माता पिता बिहार में रह रहे हैं, और जो बिहार में SIR चालू हुआ था, अगर उनकी मैपिंग वहाँ हो गई है बिहार में, आपके माता पिता की या दादा दादी की, तो उनके जो नकल है उस SIR की, तो वो आप दे सकते हैं, वो भी मान्य है। दोस्तों इस तरह से 13 डॉक्यूमेंट हैं जो भारत सरकार ने जारी किए हैं, इनमें से आपको डॉक्यूमेंट ले जाके वहाँ पे जमा करना है। अब इनमें से मैं आपको बता देता हूँ जो सबसे आसान डॉक्यूमेंट हैं, जो क्योंकि नोटिस अगर आपका आ गया है, आपके पास समय बहुत कम है, तो अब आपके पास समय बहुत कम है तो आपको डॉक्यूमेंट जमा ही करना है। तो इस समय में जो सबसे कम समय में डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ, और सबके पास इजीली से उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे पहला डॉक्यूमेंट है परिवार रजिस्टर की नकल, ये आप अपने पंचायत सेक्रेटरी से मिल सकते हैं और तुरंत ही परिवार रजिस्टर की नकल निकलवा सकते हैं, ये भी मान्य है। दूसरे नंबर पे आ जाता है
जाति प्रमाण पत्र ये भी सबके पास अवेलेबल होता है। अगर नहीं है तो अभी ऑनलाइन करा के ये भी आप दे सकते हैं, 4-5 दिन में बन जाता है। फिर आ जाता है निवास प्रमाण पत्र। अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र है तो ये भी आप दे सकते हैं, जल्दी से उपलब्ध हो जाता है। और चौथा डॉक्यूमेंट हो जाता है, अगर हाई स्कूल इंटर का अगर आपके पास मार्कशीट सर्टिफिकेट है तो वो भी दे सकते हैं। और साथ में 2002-2003 की जो लास्ट एसआईआर हुआ था 2002-2003 में, उस वोटर लिस्ट की आपको नकल भी ले जाना है। जहाँ पे आपका नाम है उस पेज की आपको फोटोकॉपी वहाँ पे ले जाना है। अगर आपका 2002-2003 की वोटर लिस्ट में नाम है तो आप स्वयं का नाम ले जा सकते हैं। अगर आपका नाम नहीं है तो आपके माता पिता का, दादा दादी का नाम है तो उस पृष्ठ की जो कॉपी है वो आप ले जा सकते हैं यहाँ पे। अब 2002-2003 की वोटर लिस्ट आप कैसे निकाल सकते हैं इसका भी वीडियो मैंने बना रखा हूँ ऑलरेडी। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे क्लिक करें और वीडियो को देखकर आप आसानी से घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन में 2002-2003 की वोटर लिस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से आप एसआईआर का जो नोटिस आपके पास आया हुआ है, इस नोटिस का आप जवाब दे सकते हैं।